लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज कि अगर आपने अभी अभी सोचा है कि आपको जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो स्क्रैच से एकदम बेसिक से हाउ डू यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दीज जुडिशरी एग्जामिनेशंस। ओके, सो दिस इज मी अर्चिता चतुर्वेदी, और आज के इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अभी आपने मन बनाया है कि आप जुडिशरी एग्जाम्स के लिए अपेयर होना चाहते हैं और अभी आप एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रिपरेशन को बांटना है तीन पार्ट्स में, तीन स्टेजेस में। सबसे पहली स्टेज को हम बोलते हैं आपकी फाउंडेशन स्टेज, दूसरी स्टेज आती है आपकी इंटरमीडिएट स्टेज, और तीसरी आती है प्रैक्टिसिंग वाली स्टेज। ठीक है, अब आप में से जो लोग अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले जाना है पहली स्टेज के ऊपर, विच इज योर फाउंडेशन स्टेज। अब फाउंडेशन स्टेज में आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़ना। देखिए, बेयर एक्ट आपको अच्छे से पता है कि बेयर एक्ट को बोला जाता है दी बाइबल ऑफ योर स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले डेवलप करिए एक रीडिंग हैबिट, किसकी? इस बाइबल को पढ़ने की, यानी आपके बेयर एक्ट की। तो जो भी स्टैट्यूट या जो भी लॉ पढ़ रहे हैं इस बेयर एक्ट से, इसको पढ़ने की धीरे धीरे आदत डालिए, क्योंकि ये चीज, ये हैबिट जो आप अभी यहाँ पे डेवलप करेंगे बेयर एक्ट को पढ़ के, ये आपको आगे के प्रोविजंस, आगे के लॉज भी समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, बिकॉज बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है, बेयर एक्ट के जो आपके प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कहाँ पे? आपके प्रिलिम स्टेज में। और जब तक आप प्रिलिम्स को क्रैक नहीं करेंगे, तब तक आप आगे की जो स्टेज होती है जुडिशरी एग्जाम्स की, वहां पे नहीं पहुंच सकते। तो हमारा सबसे पहला टारगेट, हमारा फाउंडेशन स्टार्ट ही होता है प्रीलिम्स को क्रैक करने से। जिसको क्रैक करने का तरीका क्या है कि आप बेयर एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए, बेयर एक्ट पे अपनी पूरी तरीके से पकड़ बनाइए, एकदम अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बेयर एक्ट को रीड करके। इसके बाद मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बेयर एक्ट खत्म कर ली, आपने उसको पढ़ लिया, उसके बाद आप मूव ऑन करिए किस पे? इंटरमीडिएट स्टेज पे, जहां पे आप रेफर कर सकते हैं उस सब्जेक्ट की कमेंट्री बुक्स को या फिर रेफरेंस बुक्स को। ठीक है, देखिए, आप कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बेयर एक्ट पढ़ के समझ चुके होंगे, आप बेसिक्स ऑलरेडी अपने पक्के कर चुके होंगे। अब कमेंट्रीज को पढ़ के हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा सॉलिडिफाई और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, ताकि जब आप इन कमेंट्री बुक्स को पढ़ेंगे, इन रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे? और इनहैंस हो जाएंगे और बेटर हो जाएंगे, जो आपको आपकी मेंस की स्टेज में हेल्प करेंगे, जहां पे आपको करनी होती है क्या? आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग करने का सबसे बेसिक फंडा यही है कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो बेयर एक्ट पढ़ के, और कमेंट्री बुक्स और रेफरेंस बुक्स की मदद लेके उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा हम एनहांस और क्वालिफाई करें। ठीक है, इसके बाद फाउंडेशन और इंटरमीडिएट स्टेज के बाद आता है आपका क्या? प्रैक्टिसिंग वाला स्टेज। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्या हमको सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए? क्या हम मेंस को छोड़ दें अभी, या हम मेंस पे तब जाएं जब हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है? तो दिस इज अ बिग मिस्टेक दैट एनी जुडिशरी एस्पिरेंट कैन मेक। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कभी भी प्रीलिम्स को ध्यान में रख के नहीं की जाती है, वो की जाती है मेंस एग्जाम को ध्यान में रख के। तो जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस करते टाइम भी आपको दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करना है, यानी क्वेश्चंस आपको सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करने हैं, आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी साथ में यहाँ पे करती रहनी है। ओके, तो प्रैक्टिस में आप क्या क्या कर सकते हैं? पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपकी स्टडी आईक्यू भी काफी मदद कर सकता है, बिकॉज वी हैव स्टेट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि हम लेके आते हैं, जो कि आपको एकदम एग्जैक्ट एग्जाम फील्ड्स दे सकता है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट सीरीज बनाई जाती है आफ्टर स्टडिंग एंड इवेलुएटिंग द पास्ट ईयर पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी, जितने पीवाईपीस, जितने मॉक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ मेंस की आंसर राइटिंग को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही है, मेंस की आंसर राइटिंग भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज, मॉक वाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। अब यहाँ पे पीवाईपी से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी,
बहुत सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स एक और मिस्टेक ये करते हैं कि मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे मध्य प्रदेश जुडिशरी टारगेट करना है, तो मुझे पास्ट ईयर पेपर्स कहाँ के करने चाहिए, तो मैं सिर्फ मध्य प्रदेश जुडिशरी के ही पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करूंगा। दिस इज अ बिग मिस्टेक माय जुडिशरी एस्पिरेंट्स दैट यू कैन मेक। देखिए, पास्ट ईयर पेपर वो कोई सा भी स्टेट हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान, पास्ट ईयर पेपर्स आप सॉल्व करिए, आपको जिस स्टेट के मिल सकते हैं उस स्टेट के। बिकॉज जुडिशरी एग्जाम्स में एक बहुत ही कॉमन चीज देखी जाती है, वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और अगर आपने ध्यान से हर स्टेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, हर स्टेट के पीवाईपीस को सॉल्व किया है, तो आपको ये अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन से, इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या क्या अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो पीवाईपीज आप जब भी सॉल्व करें, सिर्फ उस स्टेट के सॉल्व मत करिए जो आपका टारगेट स्टेट है जुडिशरी के लिए, बट हर स्टेट के जिसके आपको पीवाईपीज मिल सकते हैं उन सबको आप सॉल्व करिए, ताकि आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि आपसे किस किस अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था प्रिपरेशन स्टार्ट करने का तरीका, कि पहले बैरैक, फिर रेफरेंस बुक्स और कमेंट्री, और फिर आती है प्रैक्टिस स्टेज। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको बैरैक पढ़नी है, तो बैरैक सबसे पहले किन सब्जेक्ट्स की उठाई जाएगी, तो आपको स्टार्ट करना है फाउंडेशन सब्जेक्ट से, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका इंडियन पीनल कोड वगैरह हो गया। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये प्रोसीजरल लॉ के कंपैरिजन में थोड़े इजी होते हैं समझने के लिए, और आपने कॉलेज में भी इनको अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो फाउंडेशन लेवल पे, बेसिक लेवल पे जब आप जुडिशरी एग्जाम्स को पढ़ने की तैयारी करें, सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को अप्रोच करिए। ठीक है, जब ये सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स हो जाएं आपके, उसके बाद आप किस पे मूव करिए, प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स पे मूव करिए। ठीक है, तो मूवमेंट आपका हमेशा कैसा रहेगा, ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट की बैरैक को पढ़ना है, और उसके बाद उस सब्जेक्ट की आप कमेंट्री जो है वो उसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्सटैंटिव पढ़ने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट करना है, किसके लिए, प्रोसीजरल के लिए। ठीक है, प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स आपके कौन से हो जाते हैं, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया। ठीक है, तो प्रोसीजरल पार्ट को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा आसानी फील होगी, आपको लगेगा कि प्रोसीजरल पार्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ पा रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सब्सटैंटिव पार्ट पढ़ चुके हैं। देखिए, सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर आप पहले आईपीसी पढ़ेंगे और उसके बाद आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, तो आपके लिए सीआरपीसी समझना आसान हो जाएगा, आपके लिए प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स पढ़ना और समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप सब्सटैंटिव जो हैं वो अच्छे से कवर कर चुके हैं बैरैक और कमेंट्री बुक से। सेम चीज अगर हम सीपीसी की भी बात करते हैं, तो सीपीसी पढ़ने के पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहिए, आपको टीपीए पढ़ना चाहिए, आपको एसआरए पढ़ना चाहिए। ये सब सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स की आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए बिफोर यू मूव टू सीपीसी, और उसके बाद आप सीपीसी जो है इजीली पढ़ पाएंगे, उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नोट मेकिंग। तो सबसे पहले आपने कौन से सब्जेक्ट्स उठाए हैं, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, सबसे पहले आपने उठाए हैं सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी वगैरह। अब इन सब्जेक्ट्स के भी आपको नोट मेकिंग करती जानी है, ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि सीपीसी सीआरपीसी के सामने क्या ही है, इनको तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, इनकी नोट मेकिंग हमको नहीं करनी है। साथ ही साथ आप इनकी सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स की भी नोट मेकिंग करेंगे, यानी जब आप बैरैक से पढ़ेंगे, ठीक है, आपने रेफरेंस बुक्स को रेफर किया, कमेंट्रीज को रेफर किया, तो इनका कंपाइलेशन बना के आपको साथ में क्या करना है, नोट्स बनाना है। ये चीज आप पहले सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स के लिए कवर करेंगे, और फिर आप किस पे मूव करेंगे, प्रोसीजरल पे मूव करेंगे। तो सब्सटैंटिव के लिए वैसे भी नोट्स बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आपने प्रोविजन पढ़ा, आपने प्रोविजन समझा, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, आप उसको भी मार्क कर लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए, ताकि जब भी आप वो प्रोविजन आगे रिवाइज करेंगे, आपको पता होगा कि अच्छा, इससे रिलेटेड ये केस लॉज भी मुझसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको लगता है कि बेयर एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साथ ही साथ बेयर एक्ट के उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी क्या करिए, मार्क करते जाइए। अब यहाँ पे जब आप सब्सटैंटिव सब्जेक्ट के लिए या प्रोसीजरल सब्जेक्ट के लिए किसी के लिए भी नोट मेकिंग करें, हमेशा ये ध्यान रखिए,
नोट मेकिंग की जाती है किसके लिए? मेंस आंसर राइटिंग स्टेज के लिए। यानी अगर मैं सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर मैं नोट मेकिंग बना रही हूं, तो मेरा जो नोट्स होंगे सेक्शन 56 के ऊपर वो ऐसे बनने चाहिए कि अगर कल को सेक्शन 56 से रिलेटेड मुझसे मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो मेरे नोट से मैं इजीली एक प्रॉपर आंसर वहां पे फ्रेम कर पे आ पाऊं। मेरे नोट्स में वो सारी चीजें मौजूद थी जो मुझे वहां पे आंसर लिखने में भी मदद कर सकती हैं। फिर वो बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, वो इलस्ट्रेशंस हो, वो केस लॉज हो, सारी चीजें होनी चाहिए। तो नोट मेकिंग आप जब भी करें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका एजेंडा क्या होना चाहिए, ये यही नोट्स आपको मेंस के आंसर लिखने में मदद कर पाए। ठीक है। अब इसके बाद सब्सटैंटिव के बाद आपको सेम चीज जैसे कि मैंने बताया किसके लिए रिपीट करनी है, प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स के लिए भी रिपीट करनी है। यानी प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स के लिए भी पहले आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट। ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आप देखेंगे उसकी रेफरेंस बुक्स और इनके आप साथ में फिर बनाएंगे क्या चीज, नोट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत बार जुडिशरी एस्पिरेंट्स परेशान होते हैं कि यार ठीक है सब्सटैंटिव सब्जेक्ट्स के नोट मेकिंग उतनी डिफिकल्ट नहीं होती, बट प्रोसीजरल लॉ की नोट मेकिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें बताई होती हैं। और नोट मेकिंग करने के बाद भी, अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसीजर्स देखे हुए हैं। अब जैसे अगर हम सीआरपीसी की ही बात करते हैं, सीआरपीसी में हमको अरेस्ट का प्रोसीजर दिया है, हमको ट्रायल का प्रोसीजर दिया है, हमको रिमांड का प्रोसीजर दिया है। अब ये सारे क्रोनोलॉजी में नहीं दिए हुए हैं सीआरपीसी में, बट ये अलग अलग जगह दिए हुए हैं। ठीक है। तो प्रोसीजरल सब्जेक्ट की नोट मेकिंग का एक आसान तरीका ये है, अगर आप चाहें, अगर ये आपके लिए काम करता है, तो प्रोसीजरल सब्जेक्ट की नोट मेकिंग सेक्शन वाइज ना करके क्रोनोलॉजी वाइज करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपने पहले एफआईआर के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने पहली स्टेज कवर की, पहली क्रोनोलॉजी की, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा और इन्वेस्टिगेशन के नोट्स बनाए। ठीक है। इसके बाद आपने लेट्स से पुलिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, आपने उसके नोट्स बनाए। फिर आपने चार्जशीट के नोट्स बनाए और उसके बाद आपने ट्रायल के नोट्स बनाए। इससे आप प्रोसीजरल के सब जो प्रोसीजरल लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं उनको लेके आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी ध्यान रहेगी तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि किसके बाद क्या होगा। तो एफआईआर से रिलेटेड सारे प्रोविजन, सारे आपने कॉन्सेप्ट्स एक जगह लिख लिए, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक जगह लिख लिए, एंड सो ऑन। तो प्रोसीजरल लॉ का नोट मेकिंग का एक तरीका ये भी होता है कि आप सेक्शन वाइज ना जाके क्रोनोलॉजी वाइज जाइए, स्टेप को कवर करिए जो आपके प्रोसीजरल लॉ में कवर की गई है। तो इस फ्लो में अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ठीक है अब अभी हमारे लिए हमारा मेजर पॉइंट ऑफ फोकस है मेजर सब्जेक्ट्स, तो अभी हम सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, बाकी की जो चीजें हैं वो बाद में देखेंगे, जब वैकेंसी आएगी तब का तब देखा जाएगा। अगेन दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक। हम लॉ पे तो फोकस कर लेते हैं लेकिन वो जो एडिशनल नंबर्स हमको एग्जाम में मिलने होते हैं ना, जगह अलग अलग जगहों से, जीके से, इंग्लिश से, कंप्यूटर से, हम उसे छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर कि यही जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको कभी ना कभी कट ऑफ रीच करने में भी मदद कर देते हैं। हो सकता है आपका लॉ का पेपर उतना अच्छा ना गया हो, बट अगर आप जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह में या लीगल ट्रांसलेशन में या लैंग्वेज में अच्छे नंबर अगर लेके आ गए तो आपको नहीं पता होगा कि यही सब्जेक्ट्स हो सकता है आपको कट ऑफ क्रैक करने में यहाँ पे मदद कर दें। तो जब आप मेजर लॉस पे फोकस कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप जनरल नॉलेज यानी कि जो आपका स्टैटिक जीके होता है, प्लस साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स पे भी फोकस करें। स्टैटिक जीके के लिए आप में से जो लोग यूपी पे फोकस कर रहे हैं या बिहार जुडिशरी पे फोकस कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जनरल नॉलेज का मतलब होता है स्टैटिक जीके, जो कि आपका डिवाइडेड होता है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह हो गया। तो इन चीजों को भी जीके में साथ में पढ़ते चलिए। बेसिकली जो यू you नो हमने कॉन्सेप्ट स्कूल के टाइम में सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़े होते हैं, यही आपका स्टैटिक जीके बनता है आपके जुडिशरी के सब्जेक्ट्स के अंदर, और यही चीजें आपको कट ऑफ रीच करने में मदद कर सकती हैं। तो वो स्टेट्स जहाँ पे स्पेसिफिकली जीके का सेक्शन है, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, प्लीज मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से ही जीके और करंट अफेयर्स पे भी फोकस करें।
एंड ऐसे ही आपको जजमेंट राइटिंग और लीगल ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस करते चलनी है, उसको भी पढ़ते चलना है, जहां जहां पे जिन जिन स्टेट्स में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक अप्रोच के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच। अब एक चीज इमेजिन करके देखिए, अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई एक पर्टिकुलर स्टेट फिक्स नहीं है कि मुझे इस स्टेट को क्रैक करना है और मुझे इस स्टेट जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करनी है, वर्सेस अगर आप ऐसे ही बस सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आप एक बहुत ही ब्रॉड अप्रोच लेके चल रहे हैं, और ये अप्रोच आपको एग्जाम क्रैक करने में थोड़ी दिक्कत कर सकता है। इसके बजाय अगर आपके माइंड में आप एक पर्टिकुलर स्टेट फिक्स करते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टेट जो है वो मेरा टारगेट है, मुझे ये पर्टिकुलर स्टेट का जुडिशरी एग्जाम जो है वो क्रैक करना है, ठीक है, इससे आपकी जुडिशरी की तैयारी जो है वो क्या हो जाती है, स्ट्रीमलाइन हो जाती है और ज्यादा बेटर हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप में से किसी का एमपी स्टेट जुडिशरी टारगेट है, ठीक है। एमपी स्टेट जुडिशरी के आपने पास्ट ईयर पेपर स्टडी किए, आपने ये समझा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपने ये निकाला कि कौन से 10-12 सब्जेक्ट हैं जो आपको फोकस करने हैं, जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो आपको कवर करने हैं। तो अब यहाँ पे मेरे सामने टारगेट है, मुझे ये पता है कि अगर मैं सीपीसी पढ़ रही हूँ और सीपीसी में एमपी जुडिशरी में इस प्रोविजन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ प्रोविजन है वहां से कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, तो वहां पे क्या की, वहां पे आपने अपनी मेहनत बचा ली, क्योंकि उन प्रोविजंस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फालतू में, अगर वो आपके टारगेट स्टेट जुडिशरी एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो एक चीज करिए, विच इज कि जुडिशरी का जहां आपने मन बना लिया है कि आपको जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है, वहीं पे अपने दिमाग में एक अपना टारगेटेड स्टेट जो है वो लेके चलिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और फोकस तरीके से हो जाए। इससे आपको ये पता होगा कि आपके उस टारगेटेड स्टेट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से लॉ सब्जेक्ट आते हैं, और उन लॉ सब्जेक्ट से भी किस तरीके के कौन से प्रोविजन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इससे अपने टारगेटेड स्टेट जुडिशरी एग्जाम का एक पैटर्न समझ पाएंगे, आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से पेपर आता है, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन भी क्या करनी है, वैसे ही करनी है। आपको ये पता होगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कहाँ से आते हैं, सीपीसी के कितने आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आते हैं, उस तरीके से आपके सामने क्लियर टारगेट यहाँ पे होगा। एंड अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा कि जहां आपने एक पर्टिकुलर स्टेट चूज कर लिया, आपने एक पर्टिकुलर स्टेट फिक्स कर लिया, उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई माइनर या लोकल लॉस पूछे जाते हैं, तो आपको उस पर भी आप इजीली फोकस कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपने दिल्ली जुडिशरी का मन बनाया है कि आपको वो एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको यहाँ पे ये पता होगा कि मुझे ऐसे माइनर लॉस जो कि छोटे हैं, पॉक्सो हो गया, आपका आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, ऐसे जो माइनर लॉज हैं मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे दिल्ली जुडिशरी निकालना है। अगर मुझे एमपी निकालना है, तो मुझे एमपी एलआरसी, लैंड रेवेन्यू, ये अकोमोडेशन, ये सारे एक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो ये फायदे होते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट स्टेट अपने माइंड में लेके चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन एक पर्टिकुलर स्टेट जो है उसको अपना टारगेट स्टेट बना के फिगर आउट करना है। इसके बाद हम आते हैं, अगर रिवीजन की हम बात करते हैं, अब अगेन दिस इज अ स्टेप जो कि बहुत बार बच्चे क्या कर देते हैं, मिस आउट कर देते हैं। हम पढ़ते तो जा रहे हैं, हम पूरा पढ़ते जा रहे हैं, नोट मेकिंग करते जा रहे हैं, बट वही बात हो जाती है, आगे पार्ट पीछे सपाट। पीछे हमने क्या पढ़ा, आज से 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, वो हमें कुछ भी याद नहीं है। तो इतना जो आप मेहनत कर रहे हैं, इतना जो आप पढ़ते जा रहे हैं आगे आगे, उसमें पीछे कितना रिटेन हो रहा है आपके माइंड में, हमें वही उसी चीज का एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखिए कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लॉ सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उनका कम से कम आप 3 से 4 बार रिविजन करिए, और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करते चलिए। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि अच्छा मंडे टू सैटरडे मुझे क्या करना है, मंडे टू सैटरडे मैं अलग अलग प्रोविजंस पढ़ूंगा, अलग अलग लॉ सब्जेक्ट्स करूंगा, ठीक है। मैं बेयर एक्ट रेफर करूंगा, बेयर एक्ट के साथ साथ मैं बेयर एक्ट के बाद मैं कॉमेंट्रीज और रेफरेंस बुक्स को भी पढ़ता हुआ चलूंगा। और हफ्ते का एक दिन जो कि है संडे, संडे को मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस जो है मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, या मैं सिर्फ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करूंगी उन सारी चीजों के जो मैंने मंडे टू सैटरडे के बीच में पढ़ा है।
तो आपको वहीं पे तुरंत एक एनालिसिस भी मिल जाएगा इस चीज का कि आप जो पढ़ते आए हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर उसमें कितना आपको बन रहा है, कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करते बन रहे हैं और कहाँ कहाँ पे अभी भी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने अभी अभी जुडिशरी की तैयारी जो है वो करना चालू की है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए होंगे कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप जुडिशरी की तैयारी करें। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सुपर सून विद आवर नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।